झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग जारी है और फिर जब झारखंड की बात आती है तो इसमें एक बड़ा नाम आता है। एमएस धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, और वो भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। तो ये भी एक दिलचस्प तस्वीर थी। धोनी ने राजधानी रांची के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला, जिसकी आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह था। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के लिए एक बड़ी पहचान लेकर आए और भारतीय क्रिकेट में उन्होंने एक मकाम हासिल किया। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं, कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी रांची में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लोगों में बड़ा उत्साह था उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। अब ओवरऑल बात करते हैं। ये तो तस्वीरें हुई कुछ खास लोगों की, और लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल झारखंड की जनता की बात करें तो जनता ने भी बहुत उत्साह दिखाया है। 3 बजे तक 59% आया है। अब देखते हैं ताज़ा अपडेट क्या है। मधुकर आनंद मेरे सहयोगी लगातार झारखंड चुनाव पर आपको अपडेट देते रहे। मधुकर, अभी थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक है, यही पैटर्न रहा है झारखंड का, या आपको लगता है कि इस बार बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज आया है? नहीं, देखिए, झारखंड का पैटर्न लगभग इसी तरह का रहा है और ये मतदान का प्रतिशत जो है वो मुझे लगता है कि 63 से 64% तक जाएगा। और 7 बजे निर्वाचन अधिकारी का संवाददाता सम्मेलन है, अंतिम तौर पर थोड़ी जानकारी मिलेगी। और वैसे तो एकदम अंतिम तौर पर जो है वो कुछ काफ़ी देर के बाद आता है, जब आयोग अपनी लिस्ट या अपनी सूची जारी करता है, अपने आंकड़े जारी करता है। लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा, और जिस तरह का देख सकते हैं कि अभी भी हम जिस बूथ पर हैं, यहाँ लगभग 7 मतदान के बूथ हैं। 7 बूथों के बीच में ऐसा नहीं है कि मतदान पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग अभी भी मतदान के लिए खड़े हैं। जो लोग आ चुके हैं उनको मतदान करने दिया जा रहा है। तो ये चीज़ बताता है कि अंतिम तौर पर भी कुछ मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। और पूरी तरह से आंकड़े तब साफ होते हैं जबकि मतदान खत्म हुए लगभग 1 घंटे हो जाते हैं, तमाम जगहों से रिपोर्ट जो है वो आ जाती है, तब मतदान का प्रतिशत तय होता है। फिलहाल जो देखा जा रहा है वो कि मतदान का प्रतिशत संतोषजनक है। और ये संतोषजनक मतदान के प्रतिशत से ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि किस गठबंधन या किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है या किस पार्टी का ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव दिखा है। तो मतदान के प्रतिशत ने एक बार फिर कंफ्यूज कर दिया है कि जिस तरह का मतदान का प्रतिशत है, ये माना जाता है कि बीजेपी के वोटर जो है वो अमूमन कम संख्या में बाहर निकलते हैं, क्योंकि शहरी वोटर होते हैं। और शहरी, अब मैं देख रहा था कि रांची में लगभग 44% का मतदान हुआ है, जबकि 60% का आंकड़ा आ रहा था पूरे राज्य भर का। वहीं खरसावां, सरायकेला जैसी जगहों पर 70-70% तक मतदान का प्रतिशत गया है। 62-65% तो अमूमन गया है। लातेहार में भी इसी तरह का गया है। जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज का ज़्यादा होना और शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज का कम होना, ये सब अब जब तक परिणाम नहीं आएगा इसी तरह की बातें होती रहेंगी। अपने अपने हिसाब से इसको दोनों गठबंधन जो है वो परिभाषित करता रहेगा कि मतदान का प्रतिशत अधिक होने का मतलब क्या है, कम होने का मतलब क्या है। लेकिन अमूमन देखा यही जाता है कि मतदान का प्रतिशत अगर अधिक होता है तो एक हवा के जैसी बात होती है कि किसी एक मुद्दाए खास पर हवा की गति बढ़ी है। अब इससे ज़्यादा जो है फिलहाल इस पर कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पर अभी एक महत्वपूर्ण सवाल एक महत्वपूर्ण बात प्रवीण जी ये भी है कि कांके के कोकदोरो एक बूथ है, 194 बूथ संख्या है। वहाँ से कुछ देर पहले एक खबर आई थी कि वहाँ कुछ हंगामा हुआ था, मशीन आधे घंटे के लिए ख़राब हुई। इसी बीच में आईटीबीपी के लोग आए और आईटीबीपी के लोगों ने ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की की, हल्की लाठियाँ भी चली, जिसके बाद फिर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का मन बनाया। बाद में थाना प्रभारी आए और मामला शांत हो गया, वोटिंग शुरू हो गया। इसी तरह से लोधवा से सुबह में आया कि खबर आई कि वोटिंग मशीन जो है तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट देर से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह की छिटपुट खबरें जरूर रहीं, लेकिन पूरे राज्य में जो 43 सीटों पर मतदान हुआ है, उन 43 सीटों पर अमूमन शांतिपूर्ण मतदान कहा जाएगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में प्रवीण जी ज़्यादा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका है। जिन इलाकों में आज
वोटिंग हुआ है। हालांकि नक्सल समस्या काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन फिर भी इलाका तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि सारे नक्सली खत्म हो गए हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, बल्कि जंगल के इलाकों में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। अब अगर राजनीतिक तौर पर प्रवीण जी बात कर लें तो चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, पूर्णिमा दास, मीरा मुंडा, मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम सरीखे, वीवीआईपी सीट जो दो उनमें कैबिनेट मंत्री वर्तमान सरकार में हैं, मिथिलेश ठाकुर और बैजनाथ राम। इसके अलावा पूर्णिमा दास रघुवर दास जी की बहू हैं, मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। तो सरयू राय जेडीयू के नेता अब कहे जा सकते हैं, हालांकि सिलेंडर पर लड़ रहे हैं। तो तमाम लोगों के की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में आज बंद हो गया है। अब 23 तारीख तक उनको राजनीतिक तौर पर उहापोह की हालत रहेगी। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कहेंगे कि हमने तो आप ही को वोट दिया, लेकिन 23 तारीख को पता चलेगा कि लोगों का काम है कहना, अब जो होना है वो तो होगा। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत जल्दबाजी होती है कि हम वोटिंग, हालांकि निकाला जाता है, पर वो उस सूरत हाल में होता है कि या तो बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग हो गई होती कि 70-80 के आसपास चला गया, तब कुछ विचारा जा सकता था, या फिर बहुत निरुत्साहित दिखता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ झारखंड के मतदाता ने भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि लगभग वो उसी पैटर्न पर चल रहा है जिस पैटर्न पर वो चलता रहा है। मैं झारखंड को जितना समझ पाया, यहीं मधुकर जी यहीं दिल्ली में बैठकर ही समझ पाया। आप जमीनी तौर पर जानते हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो सीटें हैं, और दर्शकों की भी दिलचस्पी होगी यहाँ पे, खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीति है शिबू सोरेन के बाद की और हाल के हालात में, उनमें चंपई सोरेन का समय भी जोड़ लीजिए और बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी भी जोड़ लीजिए, ये समय जो है इन सीटों पर कितना झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभाव को रख पाया है, या आपको कुछ बदलाव अभी इन सीटों पर, इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये बीजेपी की कमजोर कड़ी रही है। जब बिल्कुल प्रवीण जी, भले ही आप दिल्ली से झारखंड को देखते रहे, लेकिन निगाह पहनी है ये तो दिख रहा है। ये जो सीटें हैं, ये सीटें ऐसी थी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभुत्व वाला इलाका था। अब उदाहरण के लिए कोल्हान को ले लीजिए, कोल्हान में लगभग वोट संपन्न हो गया है। तो ऐसे हालात में कोल्हान में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी, और उसी चिंता में चंपई सोरेन को शामिल कराया गया बीजेपी में। और जितनी मेहनत की गई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि 5 से 6 सीटों का फायदा जो है वो बीजेपी को कोल्हान के इलाके में जरूर होगा, और वो 5 से 6 सीट जो है वो तो इंडिया गठबंधन का ही नुकसान होगा। तो ये हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि दूसरे फेज में उन सीटों को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करें जो कि उनके प्रभुत्व वाले इलाके नहीं थे। जैसे एक उदाहरण इसमें और भी है, रांची में अमूमन ये माना जाता है कि रांची में बीजेपी का नाम लेके आप किसी को टिकट दे दीजिए, चुनाव जीतना तय है। लेकिन ये भी एक पैटर्न देखने में आया है पिछले चुनाव के बाद कि 50% से अगर कम मतदान होता है तो बीजेपी के लिए बहुत ही रिस्क जोन में बात चली जाती है। और मुझे लग रहा है कि इस बार वही 50-51% के आसपास का मतदान दिख रहा है, चूंकि पिछली बार भी 2019 के चुनाव में भी बहुत मशक्कत के बाद सीपी सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वो जीत पाए थे। इसलिए अगर 50-51% मतदान रांची में अंतिम तौर पर होता है तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी, और ये जेएमएम के लिए गेन का मामला होगा। दूसरी तरफ जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, ये जो हटिया विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ भी माना जाता था कि आप, कहावत कुछ ऐसी है कि कहना उचित नहीं है, लेकिन कहा जाता था किसी को आप बीजेपी का पट्टा बांध दीजिए, हटिया से वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ है। जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह से यहाँ के उम्मीदवार को रांची भेजा जाना था, चर्चा उठी कि नवीन जायसवाल जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के तरफ से रांची से खड़े होंगे, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी। यहाँ तक कहा गया कि अजय नाथ शाहदेव जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के प्रत्याशी हटिया से हो जाएंगे। तमाम परिस्थितियों को याद कीजिए, आप तो वहाँ से देखते रहे। तो उन परिस्थितियों ने यहाँ भी हटिया में भी बदलाव लाया है, और ये हटिया का बदलाव, रांची का बदलाव, ये कोल्हान का नुकसान जो है उसकी भरपाई तो नहीं कर देगा। ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का पर मंथन अब कल से हम लोग करेंगे। और ये जो है, ये तमाम चीजें हैं कि राजनीति में जब कहीं गेन होता है तो कहीं लूज करता है लोग। तो क्या गेन और लूज का जो अंतर है वो
उस उतना हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं प्रवीण जी शुरू से ही आपसे मेरी बात हो रही है तो हम अपने दर्शकों को हम दोनों मिलकर बताते रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन तो खराब रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया वो प्रदर्शन जो खराब होगा, अब कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बड़ा तो इंटरेस्टिंग झारखंड पॉइंट है। मुक्ति मोर्चा को मैं लाभ थोड़ा नहीं इसको डिटेल में समझना चाहूंगा आपसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। रांची बनाम जो अदर सीट्स हैं या ऐसे इलाके हैं जिनको आप ग्रामीण क्षेत्र कह रहे हैं, या बहुत ऐसे बेल्ट हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती रही, वहां पर वोटिंग परसेंटेज का अच्छा होना, ये क्या एक बस शहरी मिजाज होता है या कुछ और वजह आप देखते हैं इसमें? बिल्कुल प्रवीण जी, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो दिखाया जा सके, देखिए जहां मैं हूं वहां भी अब वोटिंग खत्म हो चुका है और आंकड़े इसलिए सामने नहीं आते हैं क्योंकि देखिए तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं आंकड़ों को जुटाने में, और अंतिम तौर पर आंकड़ों को सही ढंग से पेश करना ये पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। और वही काम जो है वो सीधे देख सकते हैं हमारे दर्शक कि किस तरह से एक एक व्यक्ति जो है, एक एक अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरह से हम वास्तविक आंकड़े जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी तरह से फुल प्रूफ व्यवस्था जो होती है, आयोग ने जो कहा है उसका अक्षरशः पालन किया जाए, इसको देखते हुए जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को ये बहुत ही एक्सक्लूसिव हम लोग दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस अपने आप में ये विजुअल दिखाने वाला संभवतः पहला चैनल होगा कि कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत के बाद तमाम ईवीएम को बंद किया जाता है, किस तरह से लगातार जो है आंकड़ों को संभाला जाता है, एकजुट किया जाता है, उसके बाद आयोग को भेजा जाता है और उस भेजने के बाद जो पूरी तरह से आयोग जो है वो जारी कर पाता है कि आखिर मतदान का वास्तविक प्रतिशत क्या रहा। क्योंकि धर्मेंद्र अब आप बाहर आ जाइए, क्योंकि जिस तरह से मतदान के आंकड़ों में फेरबदल होता रहता है, हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कि अंतिम तौर पर ऐसा होगा तो अंतिम तौर पर ऐसा वैसा होगा, ये तमाम बातें इसलिए क्योंकि ये जो तमाम प्रक्रिया है इसको लोग जानते नहीं हैं। आज भारत एक्सप्रेस ने अपने दर्शकों को दिखाया है कि कितनी मशक्कत इसमें की जाती है। अब आपके सवाल पर आते हैं प्रवीण जी, तो जो सवाल आपने किया ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, ये साफ तौर पर बताता है कि जैसे झारखंड हुआ, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो एक गठबंधन अभी बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि एक खास गठबंधन को इसका फायदा मिलता है। जो झारखंड नामधारी दल होते हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं वोटिंग हुआ है, ये देखा जाता है, क्योंकि बीजेपी का कैडर वोट होता है और वो कैडर वोट शहरी उन लोगों के पास वोट नहीं है। जो झारखंड नामधारी पार्टियां हैं उन पार्टियों के पास शहरी कैडर वोट नहीं है, बीजेपी के पास शहरी कैडर वोट है। तो आप समझ लीजिए कैडर नहीं निकला तो आंकड़ा गिरा, कैडर जहां निकला वहां आंकड़ा बढ़ा। तो इससे तो सामान्य तौर पर समझा जा सकता है प्रवीण जी कि आखिर ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना क्या कहता है। तो ये एक चिंता की बात होती है बाकी लोगों के लिए, लेकिन तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। जो परिणाम आता है उसके बाद ही कुछ अंतिम तौर पर कहा जा सकता है। ये सब विश्लेषण की बातें हैं जो हमारे आपके जैसे लोगों को करने की बातें हैं, जो हमने देखा, जो पैटर्न पुराने समय से चला आ रहा है, उन पैटर्न्स को देखते हुए, हालांकि मतदाता जब अंदर गया और उसने जब वोट डाला तो वो क्या करके आया है ये उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। अब वो जो बात सामने कही भी जा रही है कि हाँ हमने इस तरह वोट किया, उस तरह वोट किया, हम लोग ये सोचते हैं कि विकास के नाम पर वोट मतलब एक पक्ष को गया विकास, तो ऐसा नहीं है। अब वो विकास के नाम पर वोट बोल रहा है और किसको दे के आया है ये भी बड़ा मुश्किल है समझ पाना। और शायद यही कारण है कि तमाम तरह के जो पूर्वानुमान होते हैं वो भी कभी कभी गलत होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन इतना तो आप जो कह रहे थे, जिस आपका जो सवाल था कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना जो है वो बताता है कि जो ग्रामीण वोटर है, जो गांव का व्यक्ति है, वो भारी संख्या में निकला और वोट किया। अब गांव का व्यक्ति किसका वोटर है ये समझने की बात है। जी, अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो बिल्कुल ठीक आपने कहा, संभवतः नहीं, ये बिल्कुल 100% ये आपकी एक्सेस है, वहाँ पर आपकी गुडविल होगी कि आप वहाँ तक जा पाए, नहीं तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव एक जगह होती है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आमतौर पर कैमरे की एंट्री नहीं हो पाती है। लेकिन आपने दिखाया कि कैसे अंतिम दौर में चुनाव अधिकारी यहाँ पर अपने कार्य को कर रहे थे या उसको समेट रहे थे।
अब ये थोड़ा दर्शक जानना भी चाह रहे होंगे, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जैसे ही ये वोटिंग खत्म होती है इसके बाद में किस तरह से जो ईवीएम्स होती हैं जिनमें सब वोट कास्ट कर चुके हैं वो कहाँ पर मूव की जाती हैं और वो क्या प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा समझाएं कि अब इसके बाद में, क्योंकि ये जो यहाँ पर हो रहा है वही लगभग सभी मतदान केंद्रों में होगा। जी बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए हमारे दर्शक समझें, यहाँ से 7 बूथ है, 7 बूथ से सारे ईवीएम को इसी तरह से जैसा अभी हमने अंदर दिखाया, वो अब तो हमारे दर्शकों को ये भी एक सहूलियत हो गई कि अंदर क्या होता है वो भी देख लिए। इन सभी जगहों से इन सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा दायरे में यहाँ से ईवीएम को ले जाया जाएगा। और ये जो जैसे देख रहे हैं ये बोलेरो लगा हुआ है, ये सीआरपीएफ की गाड़ी है, बाहर भी एक जिप्सी लगी हुई है जो सुरक्षा बलों की है। इसके बाद सामने एक दीवार आ जा रहा है, ये जो सामने दीवार है दिखाइए धर्मेंद्र, ये जो दीवार है ये स्कूल का कोई एक स्कूल की ही दीवार है। इसके ठीक पीछे एक बस लगी हुई है, बड़ी बस है, उस बस में सारे ईवीएम को ये सुरक्षा अधिकारी अपनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ रांची जिले में 15 एक जगह है, उस 15 में बाजार समिति है, वहां पर सारे ईवीएम को हर चुनाव में रखा जाता है और वहां फिर इससे भी ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती है। न सिर्फ प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था होती है, बावजूद उसके पार्टियों की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था होती है। पार्टियों के एजेंट जो है पूरी तरह से नजर रखते हैं कि अंदर किसी तरह का कुछ हो नहीं जाए, अंदर पूरी तरह से सीसीटीवी की व्यवस्था रहती है। एक एक चीज की सूचना जो है वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में भी इतनी पारदर्शिता का होना ये अपने आप में एक तारीफ की बात है। अब कहने वाले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हकीकत बात यही है कि ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम को यहां से ले जाने के दौरान कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है मधुकर। चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव कंडक्ट करवाए हैं और सफलतापूर्वक इतने बड़े लोकतंत्र में ये चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं, उसके बाद में जब सवाल पूछे भी गए तो बहुत स्पष्टता के साथ में उनके जवाब दिए गए हैं और सारी चीज़ों को बताया गया। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था आपके साथ अभी जो बातचीत हुई, क्योंकि इसमें एक तो आज मौजूद दिन है कि झारखंड में प्रथम चरण का मतदान हुआ, आपने ये भी दिखाया कि मतदान का समापन कैसे हुआ, अधिकारी क्या कर रहे हैं और उसके बाद में किस तरीके से इन ईवीएम मशीन को ले जाया जाएगा, एक जगह पर रख दिया जाएगा, फिर फाइनल काउंटिंग वाले दिन यहाँ पर ये सब ताले खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर आपका इन जानकारियों के लिए।